नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सचिन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान का ये तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आप पढ़ोगे भारत के संविधानिक विकास के इतिहास का प्रारंभ। इससे पहले वीडियो में मैं 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट तक विस्तृत रूप से पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने अभी पहले वीडियो ना देखे हो वो जाकर के पहले वीडियो देख लें, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को यदि क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। इसलिए आप पहले वीडियो देख लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, ताकि उनका भी फायदा हो, वे भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं जल्द ही लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा भारतीय संविधान अच्छे से कवर कराऊंगा। 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा भारतीय संविधान आपकी पकड़ में होगा। आप पीसीएस स्तर के किसी भी एग्जाम में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। आप हेडिंग डालें भारत सरकार अधिनियम 1858 और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर जब महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हुए, विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद बने अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1858 का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में दोहरे शासन को समाप्त करना था। आपको पता होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 से पहले भारत में 1857 की महान क्रांति हुई थी, जिस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें सही उत्तर तो पामस्टन था, लेकिन पहले ही विकल्प में लॉर्ड डर्बी लिखा हुआ था, जिसके कारण विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत कर पाए थे। तो आपको ध्यान देना है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इनके तुरंत बाद लॉर्ड डर्बी बने थे, जिनके समय में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको ध्यान देना है भारत में दोहरे शासन को समाप्त करना। अगला पॉइंट और लिखें इसमें, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह सूचना महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र द्वारा दी गई थी, जिसे 1 नवंबर 1858 को वायसराय कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 के विक्टोरिया के घोषणा पत्र को शिक्षित भारतीयों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो इसको एक लाइन में समझ लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह घोषणा एक महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी, जिसे 1 नवंबर 1858 को वायसराय कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र को भारत के शिक्षित वर्गों ने शिक्षित भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा था। यहाँ पर मैग्ना कार्टा शब्द है, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है किसी के हित में कोई बात कह देना। अगला पॉइंट लिखें, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हुआ करते थे। जब वह ब्रिटिश प्रांतों की देखरेख करता था तो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब वही व्यक्ति ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में कार्य करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। और भारत का वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग
था, लॉर्ड कैनिंग था। इसमें अगला पॉइंट और लिखें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बने नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोबारा सुन लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बने नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसके समस्त कार्यों को भारत सचिव को सौंप दिया गया। भारत सचिव को सौंप दिया गया। भारत सचिव की सहायता एवं सलाह के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही 15 सदस्यीय भारत परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके समस्त सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन दिया जाता था। इसको एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इनके समस्त अधिकारों को भारत सचिव अर्थात इंडियन सेक्रेटरी को सौंप दिया गया। भारत सचिव की सहायता एवं सलाह के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया अर्थात इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके सभी सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया काफी मोस्ट है, क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। जबकि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करूंगा। आप अगला हेडिंग डालें भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधि वेता अर्थात कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य था। तो आप ध्यान रखें, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधि वेता अर्थात कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य था। अगला पॉइंट लिखें, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो ये क्वेश्चन पीसीएस ने कई बार पूछा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसमें अगला पॉइंट लिखें, भारत परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके आधार पर भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों क्वेश्चन पीसीएस ने कई बार पूछे हैं, विभागीय प्रणाली का जन्मदाता और मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता भारत में लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। 1861 में ही भारत में पहली बार बजट
पेश किया गया। भारत में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा 1861 में पहली बार बजट पेश किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहली बार बजट पेश किस व्यक्ति ने किया था? जेम्स विल्सन ने। कब? 1861 में। अगला हेडिंग डालें आप, 1873 का अधिनियम। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसी बात का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक अर्थात नाम मात्र के रूप में भंग कर दिया गया। तो इसको दोबारा समझ लीजिए। 1873 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसी बात का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1884 को। अगला हेडिंग डालें, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी अर्थात महारानी घोषित कर दिया गया। तो शाही उपाधि अधिनियम क्या था आपको पता होना चाहिए। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला पॉइंट हेडिंग डालें, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम भारतीयों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। आपको अभी बताया था मैंने कि 1861 में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा बजट पेश किया गया था, किंतु भारतीयों को सर्वप्रथम भारत में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 में सर्वप्रथम चुनाव पद्धति लागू हुई। तो आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 में दो बातें ध्यान रखनी है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में सर्वप्रथम भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और साथ में भारत परिषद अधिनियम 1892 में ही चुनाव पद्धति प्रारंभ हुई। हालांकि ये चुनाव पद्धति अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति थी। आप अगला हेडिंग डालें, भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा उसके सचिव मॉर्ले द्वारा सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किए गए विधेयक को भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना गया।
चूंकि यह विधेयक सर मिंटो और मार्ले द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान दें, भारत परिषद अधिनियम 1909 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा उनके सचिव मोर्ले द्वारा सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किए गए विधेयक को भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना गया। चूंकि यह विधेयक लॉर्ड मिंटो तथा उनके सचिव मोर्ले द्वारा पारित किया गया था, इसलिए उनके नाम पर इन्हें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत परिषद अधिनियम 1882 में व्याप्त दोषों को दूर करना था तथा भारत में बढ़ रहे उग्रवाद व क्रांतिकारी विचारधारा का दमन करना था। यहां पर उग्रवाद और क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब जो भारतीय थे अंग्रेजों के खिलाफ उग्रवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें यहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीयों में क्रांतिकारी विचारधारा आ रही थी, तो उन्हें दबाने का प्रयास भारत परिषद अधिनियम 1909 में भी किया गया। अगला पॉइंट लिखें, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की व्यवस्था या नीति अपनाई गई। इसको एक लाइन में समझ लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। यहाँ पर पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति को जो पिछड़े समुदाय से संबंध रखता हो उसको 2 वोट का अधिकार दिया जाता है। एक वो उस व्यक्ति को वोट डालेगा जो उसका ही कोई खास प्रतिनिधि होगा, और एक किसी भी पार्टी को वोट डाल सकता है। इस प्रकार पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को 2 वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, जिससे उनका जो आरक्षण है वो सीमित रूप से बना रहे। तो क्वेश्चन बनता है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, फूट डालो और राज करो की नीति किस अधिनियम से संबंधित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसमें अगला पॉइंट लिखें, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारतीयों को सर्वप्रथम इंग्लैंड स्थित भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारतीयों को सर्वप्रथम इंग्लैंड स्थित भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले 2 व्यक्ति केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी थे, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति एसपी सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है, जिन्हें बाद में वायसराय द्वारा लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखें, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में शामिल किया गया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले 2 व्यक्ति या पहले 2 भारतीय
केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय एसपी सिन्हा था। एसपी सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है और आप इसमें बोर होने लगते हो। मैं जल्द ही छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूंगा, लगभग सीमित वीडियो 20 से 30 मिनट के वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाए और आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का निशान भी दबा ले ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।